नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ अपने नोटबुक लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो आपको अपडेट रहना और अपने आप को जज करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आज हम फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ आए हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बताइए, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो गोलकुंडा किला जो है वो आपका हैदराबाद के पास में है। कहाँ पे है? हैदराबाद के पास में है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। इसलिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा कि गोलकुंडा किला जो है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? बताइए, सहायक संधि की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेले जली ने, लॉर्ड डलहौजी ने? बताइए। तो भारत में सहायक संधि की जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेले जली ने की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल? तो कोई भी जो बल है, कौन से बल के कारण ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक आकर्षण वाला बल होता है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के वित्त मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, आर के षणमुखम चेट्टी, नरहर विष्णु गौडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले मंत्रिमंडल 1947 के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री तो कौन थे? वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे पहले बजट पास किया था 1947 में, जिन्होंने बजट बनाया था वो थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी। लेकिन जो प्रथम भारतीय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपको वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पूछा है। ठीक है। अब देखो डीबीटी का विस्तारित रूप क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बोरो ट्रांसफर, डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर? तो डीबीटी जो है उसका फुल फॉर्म है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपको जैसी टेस्ट सीरीज़ में करवाती हूँ उससे भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो आपको अपने आप को जज करना है या इससे अच्छा आपको मटेरियल चाहिए, तो आपको हमारे चैनल पे जो है वो मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जो है यदि ई बुक लेना चाहते हैं तो उसके प्राइस वहीं पे मेंशन है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी जो है वो मटेरियल ले सकते हैं। तो घर बैठे जो है आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। सो डोंट वरी, प्लीज़ बुक लेके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आपको सेकंड टाइम एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? बताइए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और दौड़? तो मोहन बागान जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बागान जो है वो फुटबॉल खेलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली महिला कौन थी जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? भारत की पहली महिला कौन थी जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? विश्व सुंदरी के लिए बोला है प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, रीता फारिया या लारा दत्ता? तो भारत की पहली जो विश्व सुंदरी जो थी वो आपकी रीता फारिया 1966 के अंदर चुनी गई थी। कहाँ चुनी गई थी? 1966 में रीता फारिया जो है वो पहली बार आपके विश्व सुंदरी चुनी गई थी। ठीक है। अब देखो एकाधिकार का अर्थ क्या है? बताइए, एकल विक्रेता, एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता या अनेक क्रेता? तो जैसे एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मोनोपोली किसकी होती है? सेलर की होती है।
तो एकल विक्रेता इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा था, बताइए। INS विराट, INS विक्रम, INS विक्रांत या INS वरुण। तो भारत का जो फर्स्ट विमान वाहक जल सेना जहाज जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी INS विक्रांत। फर्स्ट जो जल सेना जहाज था वो कौन सा था, INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश हैं चाक एवं युगांडा, मलानी एवं जाम्बिया, बोत्सवाना एवं बुरुंडी या ये सभी। तो अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध जो देश हैं आपके सारे के सारे हैं, चाक एवं युगांडा भी है, मलानी एवं जाम्बिया भी है, बोत्सवाना एवं बुरुंडी भी है और ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी, मीन्स NSG की। NSG की नेशनल डिफेंस गार्ड जो है उसकी आपकी स्थापना, NSG की अगर इंग्लिश में बोलो तो आप नेशनल सुरक्षा डिफेंस जो गार्ड है उसकी सिक्योरिटी गार्ड उसकी स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1939 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1978 में या वर्ष 1984 में। तो इसकी जो आपकी स्थापना है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के को पद की शपथ जो है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ना ही प्रधानमंत्री, ना ही उप प्रधानमंत्री, ना ही उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपको शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। सार्क मीन्स आपका क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, बताइए। जकार्ता में, सिंगापुर में, काठमांडू में, बर्लिन में। तो ये जो है वो सार्क ये आपका जो है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा रचित है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सभी। कौन सी पुस्तक जो खुशवंत सिंह द्वारा रचित है, ट्रेन द पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन। तो ये सभी की सभी जो हैं वो आपकी खुशवंत सिंह के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो लाल बाल तथा पाल के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन तो शायद आई थिंक आप सबको ही आता होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और ये सभी। ये लाला के नाम से लाल, बाल के नाम से बाल और विपिन चंद्रपाल के नाम से पाल। तो ये सभी के नाम से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए प्रयुक्ति कौन सी है, क्लच, विभेदक, गियर बॉक्स या फ्लाई व्हील। तो इंजन के पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए जो प्रयुक्ति है वो है आपका क्लच। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, शक्ति का मीन्स पावर का एसआई मात्रक वॉट निम्न में से किसके समतुल्य है, किलोग्राम, मीटर क्यूब सेकंड, किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकंड। बताइए कौन सा होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी राइट डाउन करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा कि आपका आंसर कितने राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है,
दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मिनट, न्यूटन प्रति मिनट की स्क्वायर, न्यूटन प्रति मिनट की क्यूब, न्यूटन प्रति मिनट की पावर 4। बट बताइए दृढ़ता गुणांक जो है उसका मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक आपका होगा न्यूटन प्रति मिनट की मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर की स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? घूर्णन, तरंगदैर्ध्य, आयाम या आवेग। तो जो है अपनी माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन जो है इसको आयाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? पुरुषों की ध्वनि का, महिलाओं की ध्वनि का, शेर का दहाड़ना या मच्छर की भिनभिनाहट का? किस ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? तो मच्छर की भिनभिनाहट, ना ही पुरुषों की, ना ही महिलाओं की, ना ही शेर की। मच्छर की भिनभिनाहट जो है उसका जो ध्वनि का तारतम्य पिच है वो सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें आयनिक बंध बनता है? KCl में, NH3 में, H2O या Cl3 में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसमें रासायनिक बंध बनता है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, गंधक है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है? बताइए। तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2, CO2, NH3 या HCl? बताइए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो N2 जो है वो आपकी सबसे कम घुलनशील गैस है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको सार्वत्रिक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? बताइए, बेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल या पानी? तो ऑप्शन नंबर डी, पानी जो है उसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? क्रायोलाइट, बॉक्साइट या फेल्डस्पार या ये सभी? बताइए, कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, फेल्डस्पार है, ये सारे के सारे? तो ये सारे के सारे जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पैरासीटामोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शरीर के दर्द निवारण के लिए, बुखार को कम करने के लिए, सोने की बीमारी को दूर करने के लिए या ए और बी? तो पैरासीटामोल आपकी एक प्रकार की दर्द की दवाई है, तो उससे दर्द का और बुखार दोनों को ही कम करने का ट्राई किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है दीर्घ दृष्टि, रतौंधी, वर्णांधता, मायोपिया? तो मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष जो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपको मायोपिया। नेत्र के निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वासरकोर तथा मरास्मस नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, क्लोरीन, फास्फोरस, आयरन या प्रोटीन? बताइए, किसकी कमी के कारण होते हैं ये रोग? ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रिन, एड्रिनल, पिट्यूटरी या एस्ट्रोजन? बताइए, कौन सा होगा? गैस्ट्रिन होगा, एड्रिनल होगा, पिट्यूटरी होगा या एस्ट्रोजन होगा? तो इसका आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? बताइए,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिनको जो है वो आपका जीवित जीवाश्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके जीके जीएस जो है इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो रीजनिंग का सेक्शन होगा। देखो, यदि बोट को, इसने बोला है कि यदि बोट को आप क्या लिखो, ERDW, तो रीड को क्या लिखोगे? तो देखो, यदि बोट को आप, तो देखो ये कितने नंबर पे है आपके, 2 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 15 पे, ये 1 पे और ये 20 पे। तो ये देखो कितने पे, 5 पे, ये कितना 18 पे, ये कितना 4 पे और ये W कितना है 23 पे। तो मतलब अगर आपको दिख रहा है तो +3, O और 18 +3, 1 और 4 +3, 20 और 3 +3 जो है 23। ठीक है, तो अब मतलब हमें 3 का डिफरेंस समझ आ गया। तो R आपका 18 नंबर पे है, तो 18, 19, 20, 21 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, U। मतलब U आपका ऑप्शन तो यही होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं आगे। E आपका 5 नंबर पे है तो क्या होगा, 8 नंबर पे H होता है। A 1 नंबर पे है तो D आपका 4 नंबर पे होगा। D 4 पे है तो 7 नंबर पे आपका G होगा। मतलब ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा भिन्न है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या कोहिमा? तो मिजोरम, सिक्किम जो है और मणिपुर, ये तीनों तो क्या है आपके स्टेट्स हैं, राज्य हैं, लेकिन कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका ट्रेड को ये बोला है, प्लेट को ये बोला है। तो देखो TU मतलब +1, RQR मतलब -1, AB +1, CD -1, मतलब +1 -1 चल रहा है। तो P में आप +1 ऐड करोगे तो PQ, मतलब Q वाला तो हो गया। L में से -1 करोगे तो मतलब 11 नंबर पे K, तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, A +1 B, मतलब ये भी मैच हो रहा है। TST, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका EF। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व आउट करने की कोशिश करो तो आपका इजीली हो जाएगा। अब देखो, आपको इस श्रृंखला में अगला पद बताना है। देखो 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23, 23 + 2 25, 25 + 4 29। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 + 4 आपका हो जाएगा 29। ठीक है, ये समझ में आया, 2 4 2 4 2 4, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको ये एक पजल दे दी और आपको सोल्व करना है कि यहाँ पे क्या आया। तो अगर आपको 81 121 225 अगर पता है तो आपको पता है कि क्या है, 9 की स्क्वायर 81 होती है, 11 की स्क्वायर 121 होती है और 15 की स्क्वायर 225। इतना तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब आगे कैसे समझोगे? देखो 9 × 7 मतलब 63, 15 7 105, तो मतलब यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 11 7 77। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब देखो ये बोल रहा है कि फर्स्ट 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल, 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना है। तो आपको 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला है आपका, किसका, होल संख्या का बताना है, ना कि आपको नेचुरल नंबर्स का। तो ये हो जाएगा n-1/2 कितने हैं, 10 × 9/2, 2 5 10, 5 9 45। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका,
3, 0.3, 0.03, 0.003, 30। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो इसको लिख लो, 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। अब देखो ये पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, ये पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, ये पॉइंट हटाओ, 1000 लगाओ। अब कटता है, इस जीरो से इस जीरो को काट लो। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया आपका कितना होता है 243। और नीचे आपके कितने जीरो हैं 1 लाख। तो मतलब आपके कितनी संख्या से पहले जीरो आना चाहिए 5 से पहले। तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.00243। 5 संख्या होगी 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप a की स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी की स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी की स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा बताइए। तो देखो आपके a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है। अब आप क्या करो, a की क्यूब अपॉन abc ये लगा दो, b की क्यूब अपॉन abc प्लस सी की क्यूब अपॉन abc। ठीक है, अब देखो a कम हो गया इज इक्वल टू 3। तो a की स्क्वायर अपॉन बी सी, एक a से a कम हो गया, एक b से b कम हो गया, b की स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस c की स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 3। क्या आ गया 3। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखो आपके 2 पॉइंट हैं, तो आप मुझे बताइए इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इससे आप सिर्फ केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक कमरा 30 मीटर लंबा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो जाएगा 30 प्लस 22 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 22 कितना हो जाएगा 52 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 104 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 936। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो x की बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन किसका सूत्र है, बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य या मानक विचलन। तो ये जो है आपका समांतर माध्य मीन मोड मीडियन में जो है आपका समांतर माध्य जो है उसका फॉर्मूला है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बताइए दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब दो लगातार आप कोई भी ले लो 5 6 10 11, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसका जो HCF है वो हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक टोकरी में 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल कितने आम हैं। देखो
एक टोकरी के अंदर 20% आम आपके खराब है। कितने परसेंट आम खराब है? 20%। ठीक है, यदि इस टोकरी में आमों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 35 खराब आमों की संख्या एक किसके बराबर है? 20 के। तो आपके टोटल आम कितने होंगे? ठीक है, 0 से 0 गया, 2 5 10, आपके 35 5 जा कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 3 15 और 16 17। तो टोटल आम आपके कितने आ गए? 175। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 150 में बेचकर अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, 150 में बेचकर उसने क्या किया कि 1/6 प्रॉफिट कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा इसका आपका, देखो क्या करोगे आप क्रय मूल्य का कि 150 में बेचकर उसकी लागत मूल्य कितनी है? लागत जो है, लागत का 1/6 भाग जो है उसका क्या कमाया, तो 1 - 1/6 करोगे तो उसका क्या आ जाएगा आपको? 6 में से 1 घटाओगे। ठीक है, 5/6 आ गया ना, इसका कॉस्ट आ गई। तो अब देखो 150 मतलब इसको 5 कॉस्ट है और 6 इसका प्रॉफिट मिला के सेल प्राइस 6 है। तो देखो 6 इसकी सेल प्राइस होगी, हमें निकालनी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये कट कर दो, 2 तिया या 3 दूनी 6, 3 5 15 50, 2 25, 25 5 आपका कितना आ जाएगा? 125। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी जो परचेज प्राइस है वो आपकी क्या हो जाएगी? परचेज प्राइस हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 125। परचेज प्राइस क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 125 करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट है आपका 8 वस्तुओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत। देखो 8 का औसत एवरेज कितना है? 14 है, तो 8 × 14 करोगे तो 14 8 कितना होता है आपका? 112। कितना होता है? 112। अब देखो 14 8 112, तो 6 इंटू और 6 का क्या हो जाएगा? 6 × 16, 16 छिक 96। तो 112 में से जब आप 96 घटाओगे तो 12 और 4 क्या हो जाएगा? 16। तो आपको 2 संख्या का पूछा है, 2 8 16। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष 2 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? ए 8। ठीक है, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट आपको √24 की वैल्यू दे दिया, आपको √8/3 दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हमेशा जो नीचे वाली संख्या है उसको आप रूट में लिख लो, हमेशा ऊपर नीचे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हो जाएगा 8 3 24 और इन दोनों की रूट हट जाएगी, √24 आ जाएगा आपका 4.899। अब ये 3, अब आप डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3 पॉइंट, यहाँ पे 18 आ गया, 3 छिका 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, जो कि आपके पास आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, इसमें हमें स्पेस चाहिएगा। देखो 21,600 का 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन का जो है वो क्या हो जाएगा? 16 32 16 3 48। मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/6। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 16 तिया 48, 48 प्लस 2 50/3। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है आपकी 50/3। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? 300 करोगे तो इसको कट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। ठीक है, 1/6% हो गया। अब देखो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, आप 21,600 जो है सबसे पहले बस
आप इसका 1/6, आप इसका इंटरेस्ट निकाल लो एक बार। ये कितना हो गया, ये हो गया 6 तिये 18, 3 छकम छकम 36, 3600। अब यहाँ पे आप 3 कॉलम बना लो, 1 2 3, क्योंकि 3 साल का निकालना है। तो देखो 3 साल का निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो 3600 3600 3600, ये तो उसके तीनों साल लगेगा ही लगेगा। अब 3600 पे 1/6 और लगेगा नेक्स्ट ईयर। तो आपको अगर पता है 3600 का आप 1/6 निकालेंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आ जाएगा 600। मतलब 600 और 600 ये 2 साल ये लगेंगे। फिर 600 का आप 1/6 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो 600 है इसका 1/6 करोगे, सॉरी यहाँ पे 600 और आ जाएगा, क्योंकि 3600 का 600 और इस 3600 का 600, तो इस 600 का 1/6 करोगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 100 आ जाएगा। अब इस सारे इंटरेस्ट को ऐड कर लो, आपका ये इंटरेस्ट है, हमें फॉर्मूला लगा के नहीं करना था। तो ये कितना हो गया, 3 3 6 3 3 9, 9 और 6 6 12 और 6 3 18, 10,800, 10,800 में आपने ऐड किया 10,900, 10,900 में आपने ये ऐड किया तो आ गया आपका 11,000, 11,000 में 1200 ऐड किया, 6 6 12, तो 6 6 12 हो गया आपका 12,200, 12,200 में आपने 500 ऐड किया, टोटल आ गया आपका 12,700। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12,700। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका, एक धातु में तांबा तथा जस्ता 9:4 के अनुपात में 27 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जस्ता पिघलाना पड़ेगा। तो देखो ये सीधा सा है, 27 किलोग्राम तांबा है, तांबे की वैल्यू कितनी है 9, हमें निकालनी किसकी है, जस्ते की। 9 तिये 27 और ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12 किलोग्राम जो है वो हमें जस्ता चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखो, यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा। तो शांत जल का जो वेग का फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस धारा की दिशा में वेग प्लस विपरीत वेग, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा शांत जल में वेग का। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, धारा की दिशा हो जाएगी 6 किलोमीटर और विरुद्ध हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 8, तो 2 चौके 8, तो शांत जल में उसका वेग कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई है। चेक कर लीजिए अपने आप को कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने रॉन्ग है। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।